हाय एवरीबॉडी, आपका डीकेटी पे स्वागत है। मेरा नाम विश्व बड़ोदरिया है। मैंने एम्स में रैंक नंबर 2019 में हासिल की है और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज जो एम्स की तैयारी कैसे की थी। इसके लिए तो सबसे पहले एम्स जो एग्ज़ाम है वो 3.5 आवर्स का होता है। उसमें 200 MCQs होते हैं और हर एक MCQ के लिए 1+1 मिलता है और हर एक नेगेटिव के लिए -1/3 और जो अनअटेम्प्टेड होते हैं उनके लिए 0 मार्क्स अवार्ड होता है। तो इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगा कि एम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पे मैंने फोकस किया था। तो सबसे पहले बात करें तो फिज़िक्स की। फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एम्स के हिसाब से होता है वो 12th की जो NCERT पार्ट जो है पार्ट नंबर 2, उसमें काफ़ी सारा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर है, मॉडर्न फिज़िक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उनमें से थोड़ा NCERT से थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। इसके लिए मैंने जो है थोड़े टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। फिर और बात करें जैसे पार्ट 12th की पार्ट 1 की, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, कैपेसिटर्स है, तो वो जो मैंने कोचिंग का मटेरियल था और उनके जो टेस्ट पेपर्स थे उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस की थी। जो और 11th के पार्ट की बात करें जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, SHM वेव्स है, तो वो सब भी मैंने NCERT की एक्सरसाइज, उनके अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख के और कोचिंग मटेरियल से हेल्प से प्लस मॉक टेस्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ में। तो इसी से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। जो एम्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं वो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, एक सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स। ये सब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं एम्स के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखें तो 3 पार्ट्स है केमिस्ट्री में, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आती है। तो उसके लिए आप NCERT को ज़रूर, हर एक कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए NCERT तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहती है, तो आप NCERT को तो पढ़नी ही चाहिए। और फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है आप न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्लस NCERT में जो कुछ जैसे सॉलिड स्टेट की एक टेबल है उसको भी याद करने की कोशिश करें, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लगता है कि याद करने वाला है। तो जैसे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे D ब्लॉक, P ब्लॉक, मेटलर्जी, ये और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो इनके लिए आपको जो NCERT से बाहर नहीं जाता, एम्स नहीं पूछता NCERT से बाहर, तो इसके लिए भी मैं प्रेफर करूँगा NCERT होती है। उनकी वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उन सब के ऑर्डर्स आपको ज़रूर मतलब याद करने चाहिए, क्योंकि इसमें से भी AR या फिर MCQ टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें कोचिंग का जो मटेरियल है प्लस जो JEE मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है और NCERT, इन तीनों से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो कुछ कंसेप्ट जो है वो मेंस के पेपर से भी आते हैं, तो वो भी करना एम्स के अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वो भी करना ज़रूरी है। प्लस NCERT तो है ही इम्पोर्टेंट। जो ऑर्गेनिक में जो लास्ट के चैप्टर्स है जैसे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये थोड़ा जो बच्चे हैं नेगलेक्ट कर लेते हैं, पर एम्स इस पे से हर साल क्वेश्चन डालता है, इसलिए ये जो है वो याद करने वाले टॉपिक्स है, इसलिए इसको आपको याद ज़रूर करना चाहिए। अब आते हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी में। तो बॉटनी ज़ूलॉजी के 60 क्वेश्चन आते हैं मिला के, 20 AR और 40 MCQ टाइप। तो इसमें बात करना चाहूँगा कि बायोलॉजी की तो NCERT आप सब पढ़ ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन पढ़िए, इसमें से लाइन से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस जो आते हैं वो डायग्राम्स की लेबलिंग सारी देख लीजिए एक बार अपने एग्ज़ाम पे जाने से पहले, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर जो सब लोग को ज़ूलॉजी ज़्यादा पसंद होती है, पर एग्ज़ाम में जो है बॉटनी थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है ज़ूलॉजी के कंपेरिजन में। बॉटनी अगर आपको एम्स क्रैक करना है तो बॉटनी पे ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उस पर भी चैप्टर्स जैसे प्लांट डाइवर्सिटी हो गया और एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी हो गई, तो उन सब पे भी आपको फोकस अपना रखना ही पड़ेगा। और जैसे ज़ूलॉजी की बात करें तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, एनिमल डाइवर्सिटी हो गया, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब चैप्टर थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और बॉटनी में जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे प्लांट डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इनकी NCERT आपको लाइन टू लाइन पढ़नी ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे से आते हैं। जो मेजर पार्ट बॉटनी का होता है वो जेनेटिक्स, इकोलॉजी से ही आता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ज़ूलॉजी में बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रहता है। एनिमल डाइवर्सिटी पे से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ GK की,
तो जीके में देखें तो फिर मेंटल एबिलिटी की आप कोई भी एक बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो करंट अफेयर्स है उसके लिए तो हमारी कोचिंग में क्लास लगी थी, मैंने वही अटेंड की थी और वो सफिशिएंट थी उसके लिए, जीके के लिए। अगली बात करें कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो मेरी कोचिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स की रहती थी। तो कोचिंग के बाद मैं अपने घर पे आके सेल्फ स्टडी जो है वो 5 to 6 आवर्स की डेली करता था, ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स। उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जो मॉक टेस्ट है वो सब, और मेरा करंट जो भी चल रहा है वो, और बैकलोड को मैं टाइम देता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी जिस भी आप कोचिंग में हो तो उसके लिए करंट में ज़्यादा फोकस रखें, प्लस बैकलोड को भी आपको साथ में ही लेके चलना है उसका, वरना फिर लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको अपने वीक टॉपिक्स के बारे में पता लगता है, और इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देनी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको कौन से सेक्शन किस प्रायोरिटी में अटैम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है हर एक सेक्शन को, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, आपने मॉक टेस्ट दी होगी तो थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कौन से जो भी है मतलब मेरे सक्सेस के पीछे जो फैक्टर्स है, तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली को मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। प्लस जो कोचिंग के जो फैकल्टी मेंबर्स है एलन के, और उनका एलन का सिस्टम जो है उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो उन्होंने भी मेरे सारे जो प्रॉब्लम्स आए थे इन 2 सालों में उनको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रा बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स मैंने यूज़ की थी, तो जो नीट के पहले का जो 1 महीना था, और मतलब उस जैसे कि अप्रैल से लेके एम्स तक, तो मैंने तब HCV जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पार्ट 2 के, जैसे मैं पहले फिजिक्स में कहा था, उन सबको सॉल्व किया था। प्लस बायोलॉजी के लिए मैंने NCERT एट योर फिंगर टिप्स को भी रेफरेंस बुक की तरह यूज़ किया था। उसमें आप पहले NCERT का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो सके और आपको टॉपिक भी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर बात करें कि जो अभी जो एस्पिरेंट्स है नीट और एम्स 2020 के लिए, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप NCERT भी सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, आप कर सकते हैं। और NCERT से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जो 80 to 90% पेपर NCERT से ही आता है। अब आपको 10% पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना 90% जो है वो अपना सिलेबस कवर कीजिए, और वो ही आपको अच्छी रैंक दिलाने में हेल्प करेगा। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मोबाइल का एकदम रेस्ट्रिक्टेड यूज़ रखा था। मैं अगर जो अपने स्टडी टाइम है उसमें कोई डाउट आता था तो मैं नेट यूज़ करता था, पर उसमें फिर अपने आपको ही कंट्रोल करना पड़ता है कि सोशल मीडिया को यूज़ ना करें आप लोग, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो भी है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई होती है, थोड़ा रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, पर वो फिर दिन का एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, आपके इतने 20 मिनट या 25 मिनट जो भी है, आप इन सब रिक्रिएशन करोगे माइंड को फ्रेश रखने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच बीच में पढ़ाई के बीच बीच में फेसबुक में मैसेज आया या व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो देखने बैठ गए, इंस्टाग्राम देखने बैठ गए, ये सब आपको अपनी पढ़ाई से भटका देते हैं। और MBBS जो के बाद की बात है, तो मैंने भी कार्डियक सर्जन बनने की सोची है, तो यही प्लान है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए DKT। थैंक यू।